वेलकम स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं एक पेशेंट की फाइल डिस्कस करने के लिए। ये पेशेंट है मिसेस कमलेश कुमारी और ये मेरे पास ओपीडी में आई थी 3 डेज बैक। ये पेन्स लेकर के आए थे। उस समय हमने जब इनका अल्ट्रासाउंड देखा तो उसमें हमको पता चला कि ये ट्विंस प्रेगनेंसी है अलॉन्ग विद ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। हमने इनको तुरंत ही एडमिट किया सिजर के लिए और एडमिट करने के बाद में इनका सिजर हुआ। सिजर करने के अप्रॉक्सीमेटली 32 to 34 आवर्स के बाद में कल रात में फिर ये पेशेंट शी वेंट इनटू पीपीएच। पीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टमार्टम हैमरेज में ये पेशेंट गया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने इसको ट्रीटमेंट दिया। तो आज जो है वो यही हमारा टॉपिक है जिस पर हम आज आपको हम एक शॉर्ट लेक्चर देंगे। तो ये तो पता चल गया पीपीएच स्टैंड्स फॉर पोस्टमार्टम हैमरेज। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये पोस्टमार्टम हैमरेज क्या होता है, कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट। बहुत शॉर्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये क्या होता है। पोस्टमार्टम हैमरेज एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है जिसका मतलब होता है कि आफ्टर वेजाइनल बर्थ या आफ्टर सिजेरियन सेक्शन सिवियर ब्लड लॉस फ्रॉम द मदर, तो इट कम्स अंडर पीपीएच। तो इसका जो सबसे बड़ा थ्रेटनिंग होती है वो मॉर्बिडिटी, मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो मॉर्बिडिटी स्टैंड्स फॉर डिजीज एंड मोर्टेलिटी मींस डेथ। तो इसीलिए इसको एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कहा जाता है कि इसमें हमारा पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है अगर उसको टाइम पे डायग्नोसिस या उसका टाइम पे अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो। अब इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली ये कही जाती है कि अगर वेजाइनल बर्थ हुआ है, जिसको कि हम आम भाषा में नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, वेजाइनल बर्थ में मोर देन 500 ml ऑफ ब्लड लॉस एंड सिजेरियन सेक्शन में मोर देन 1000 ml ऑफ ब्लड लॉस, इट इंडिकेट्स कि द पेशेंट इज गोइंग इनटू पीपीएच। ठीक है। अब इसके इंडिकेशंस क्या होंगे, आप कैसे जज करेंगे? हमारे पास पेशेंट एडमिट है कि कल परसों सिजर हुआ था, तो अब ये पेशेंट को हमने कैसे इंडिकेट किया कि ये पेशेंट जो है वो पीपीएच में जा रहा है। तो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द पेशेंट इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मींस लो बीपी, हाइपोटेंशन विद हाइपोवोलेमिक अगर पेशेंट एनीमिक है तो। सेकंड इज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज है ना। एंड थर्ड इज फटीग। फटीग मींस पेशेंट एकदम थका थका सा लग रहा है, उसकी आंखें नहीं खुल रही है, मरीज कह रहा है हमको चक्कर आ रहा है या बहुत परेशानी हो रही है हमको। एंड लास्ट इज पेल कलर ऑफ द स्किन। पेल मींस येलोइश, जैसे कि अभी आप इस पेशेंट को देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पेल दिख रहा होगा। एंड टायर्डनेस, पेशेंट एकदम थका थका सा, चक्कर, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये उसका जो है वो इंडिकेशन होता है। अब पीपीएच के टाइप्स क्या होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपीएच आर देयर? तो फर्स्ट इज प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच क्या होता है कि विद इन 24 आवर्स अगर पेशेंट के बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है आफ्टर द डिलीवरी, तो इट कम्स अंडर प्राइमरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो ये हमारा पेशेंट जैसे क्लिनिकली आपने देखा, ये पेशेंट हमारा सेकेंडरी पीपीएच का था। ठीक है। अब इसमें कॉमन जो प्राइमरी पीपीएच होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो थर्ड स्टेज। नॉर्मल डिलीवरी के कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेजेस। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। अगर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा के दौरान अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो इट कम्स अंडर प्राइमरी पीपीएच का एक टाइप होता है, थर्ड स्टेज पीपीएच। एंड लास्ट इज ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच मतलब वास्तविकता पीपीएच, जो कि प्लेसेंटा एक्सपल्शन के बाद जो ब्लीडिंग करता है पेशेंट, उसको हम लोग कहते हैं ट्रू पीपीएच। अब कॉजेज ऑफ पीपीएच, मेनली आप कॉजेज ऑफ पीपीएच में कारण क्या हो, क्यों होता है ना। तो इसमें 4 T's हम लोग को पढ़ाया गया था और शायद आपको भी बताया गया होगा। 4 T फॉर टी, चाय, जो कि 4 T's। फर्स्ट इज टोन ऑफ द यूट्रस, ठीक।
Second is trauma of the uterus. Third is tissue of the uterus. And fourth is thrombin. थ्रोम्बिन आपका अगर वो प्रॉपरली अगर काम नहीं कर रहा है तो ये 4 T's दे स्टैंड फॉर PPH. अब आपको ये मालूम होगा कि टोन, सबसे पहले हम टोन पे आते हैं कि ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल होती है. इसके पीछे एक फैक्टर होता है टोन ऑफ द यूट्रस, वो ब्लीडिंग को रोकता है. तो हाउ द ब्लीडिंग स्टॉप्स? ब्लीडिंग स्टॉप होती है कि जब हमारा जो यूट्रस जो बच्चे होने की वजह से जो फैला हुआ होता है, अपने नॉर्मल साइज से यूट्रस बड़ा हो जाता है बच्चे को कैरी करने वाला. बच्चा जब एक्सपांड हो जाता है तो उसके बाद में यूट्रस जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड यूट्राइन इन्वोल्यूशन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. अगर यूट्राइन इन्वोल्यूशन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन जो भी प्रोसीजर्स होते हैं ये किस लेयर के द्वारा होते हैं यूट्रस की? मायोमेट्रियम. मसल स्टैंड्स फॉर मायोमेट्रियम. तो मसल्स का ही इसमें रोल होता है, यूट्रस इन्वोल्यूशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, व्हाटएवर. तो इसमें अगर आपका मायोमीडियम अगर अच्छे से एक्ट नहीं कर रहा है तो फिर जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में फिर दिक्कत आएगी, है ना. और इसी को हमको कंट्रोल करना होता है. अब इसके रिस्की फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो हमारा टोन ऑफ द यूट्रस जो नहीं नॉर्मल हुआ है. अब इसके रिस्की फैक्टर्स क्या हैं PPH के लिए? जैसे कि हमारा पेशेंट प्राइमरी था, ठीक है, तो इसमें रिस्की फैक्टर था कि द यूट्रस वाज कैरिंग ट्विंस प्रेगनेंसी एंड अलोंग विद ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन. दोनों बच्चे बेड़े थे उसमें. तो उसके बाद में ये यूट्रस इन्वॉल्यूट नहीं हुआ तो इनका जो यूट्रस का मायोमीडियम था वो नॉर्मल से नहीं आ पाया कि वो यूट्रस को इन्वॉल्यूट करती है उसकी मसल्स. फर्स्ट रीजन होता है ग्रैंड मल्टीपैरा. ग्रैंड मल्टीपैरा मतलब एक तो मरीज की उम्र भी ज्यादा हो गई है और मोर देन 5 प्रेगनेंसीज द पेशेंट हैज अंडरगॉन. मतलब 5 प्रेगनेंसी से ज्यादा तो द पेशेंट कम स्टैंड्स फॉर ग्रैंड मल्टीपैरा. सेकेंड इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर. जनरली जो नॉर्मल लेबर का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 8 to 12 आवर्स तक पेशेंट बच्चे को एक्सपेल कर देता है, बर्थ दे देता है. प्रोलॉन्ग लेबर मीन्स मोर देन 18 आवर्स की पेशेंट जो है वो पेन में रहा और उसकी जो लेबर था वो प्रोलॉन्ग हो गया. 18 घंटे में भी मतलब पेन्स के होने के बावजूद भी अगर उसकी डिलीवरी नहीं हुई है तो इट कम्स अंडर प्रोलॉन्ग लेबर. अब सेकेंड इज रैपिड लेबर. 1 से 2 ही घंटे में बच्चा आउट कर दिया उसने, तो उसमें भी PPH के चांसेस होते हैं क्योंकि जितनी जल्दी वो एक्ट करेगा उतनी जल्दी फिर वो जो है वो इन्वॉल्यूट नहीं कर पाएगा यूट्रस. तो देन इट इज कॉल्ड फॉर रीजन इज रैपिड लेबर, या इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर. आपने पढ़ा होगा, ठीक है. थर्ड थिंग इज माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया. कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, अच्छे से उन्होंने आयरन डोज नहीं लिया, अच्छी डाइट नहीं ली, जो एक प्रॉपर जो प्रेगनेंसी के थ्रू आउट एक जो ब्लड टेस्ट एंड ऑल दीज जो प्रोसीजर्स होते हैं डॉक्टर के पास में वो उस पेशेंट ने नहीं किया. तो माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया. लास्ट इज प्रेगनेंसी के साथ साथ कई बार फाइब्रॉइड यूट्रस भी होता है, बच्चा भी है और साथ साथ फाइब्रॉइड भी है, तो भी PPH बाद में नॉर्मल डिलीवरी के बाद वो फाइब्रॉइड रप्चर कर सकता है और पेशेंट PPH में जा सकता है. लास्ट इज ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस. ओवर डिस्टेंशन जैसे इस केस में हुआ, क्योंकि एक यूट्रस में एक रहेगा तो इतना यूट्रस डिस्टेंड नहीं करेगा. अब इसमें क्या था कि इसमें 2 बच्चे थे तो इनका जो यूट्रस का था वो ओवर डिस्टेंशन हो गया, या कई बार ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, 3 बच्चे अंदर रखा है पेशेंट. और क्योंकि इसमें ये ट्विंस प्रेगनेंसी थी इसीलिए इनका ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस था और दोनों बच्चे जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलो के आसपास के थे. और पेशेंट की कंडीशन आप देख रहे हैं, द पेशेंट इज नॉट वेरी मच हेल्दी एंड शी इज नॉट, आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है इसमें, एनीमिक भी है ये, ठीक है. तो ये रीजन था इसके PPH में जाने का, ठीक. लास्ट इज APH. अगर एंटीपार्टम हेमरेज, अगर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पेशेंट का, जैसे APH किस कारण से होता है कॉमनली, प्लेसेंटा प्रीविया
प्लेसेंटा प्रेविया आप जान रहे हैं कि बिल्कुल ऑस के पास में जब बिल्कुल उसमें होता है। और एब्रैप्शियो प्लेसेंटा का क्या मतलब होता है? एंडोमेट्रियम से प्लेसेंटा न्यूट्रिशन पाता है, तो वो एंडोमेट्रियम पे ना जुड़ करके यूट्रस की कई बार वो जो है वो मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम के साथ में अटैच हो गया हो, तो वहां से वो सेपरेट होते होते कई बार थोड़ा सेपरेट हो जाए, कई बार वो सेपरेट ना हो पाए, जिसकी वजह से क्या होता है अक्सर डिलीवरी के बाद में रिटेन प्लेसेंटा। तो जब रिटेन प्लेसेंटा होगा तो हम लोग उसको मैनुअल से उसको हटाने की कोशिश करेंगे या हम उसको दवाइयों से हटाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसमें फिर वो प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा और फिर वो पीपीएच होगा। तो एक रीजन एपीएच भी होता है। अब क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के पास जाता नहीं है ना, तो वो टाइम टाइम पे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो डॉक्टर्स जो फिर पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता क्योंकि वो डॉक्टर का सुपरविजन नहीं लिया। तो एपीएच जिन पेशेंट्स को होगा तो दे विल कन्वर्ट इनटू पीपीएच आफ्टर द नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन व्हाटएवर। ठीक है। अब लास्ट है मिस मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अगर किसी अच्छे सेंटर में जाकर के उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई या वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है या वहां पर जैसे मान लो टीयर हो गया डिलीवरी के दौरान, अब वहां पे पूरी तरह से जो है वो इक्विप नहीं है हमारा लेबर रूम या ऑपरेशन थिएटर, तो टीयर को स्टिच तो करने के लिए और फिर मतलब जो पूरा एनेस्थेटिस्ट एंड ऑल द ऑब्स्ट्रिशन वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो चीजें नहीं है, तो मैनेजमेंट नहीं हो पाया थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। थर्ड स्टेज में क्या होता है प्लेसेंटा ही एक्सपायर करता है, तो उसका मिस मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इट कॉजेस पीपीएच। ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस मैंने आपको उधर पहले भी बताया था कि आपका पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है, फटीग में जा रहा है, टायर्डनेस में जा रहा है, टैकीकार्डिया में जा रहा है ना, उसमें जीसी लो हो रही है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है, तो ये सब तभी हो सकता है जबकि आप पेशेंट को अच्छे से मॉनिटर करें। और साथ साथ क्या देखना होता है, साथ साथ आपको उसका पर वेजाइनम एवरी 2 आवरली आपको उसका पर वेजाइनम चेक करना होता है। जो आपने पैड्स लगा रखे हैं या जो सैनिटरी पैड्स लगाए हैं, यू हैव टू चेक दोस पैड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कितना ब्लड लॉस हुआ, तो क्लिनिकली कुछ उसके जो वो पैड चेक करने में भी पता चल जाता है कि द पेशेंट इज गोइंग इनटू पीपीएच। अब उसका लास्ट आता है कि उसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में बहुत कॉमनली ट्रीटमेंट होता है कि यूट्रोटॉनिक्स आपने पढ़ा होगा, यूट्रोटॉनिक्स आर गिवन। जैसे हमने जो वो एक सेंटो की ड्रिप लगा दिया, इंजेक्शन सेंटोसिनॉन इज अ यूट्रोटॉनिक। व्हाट इट कॉजेस आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी, सेंटो क्या कॉज करता है, इट इन्वॉल्यूट्स द यूट्रस टू इट्स नॉर्मल पोजीशन आफ्टर द वेजाइनल डिलीवरी या आफ्टर द सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, सेंटो दिया जाता है। सेंटो लेबर के दौरान दिया जाता है टू इंड्यूस द लेबर, लेकिन आफ्टर लेबर वो दिया जाता है कि टू इन्वॉल्यूट द यूट्रस इनटू इट्स ओरिजिनल प्लेस, इनटू इट्स ओरिजिनल टेक्सचर एंड ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, तो यूट्रोटॉनिक्स लिए, यूट्रोटॉनिक्स में सेंटो एक आता है इंजेक्शन सेंटोसिनॉन, एक आता है इंजेक्शन मेथर्जिन, मिथाइल एर्गोमेट्रिन, उसका आपको डोज देना होगा तब तक जब तक कि आपको ये ना पता चल जाए कि ये पेशेंट आपका कार्डियक नहीं है या उसको न्यूरोजेनिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कार्डियक है या न्यूरोजेनिक, अगर उसको कोई डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या और कोई चीज इस तरह की है, तो फिर हम लोग मेथर्जिन की डोज हम बिना एनेस्थेटिस्ट के और बिना किसी अच्छी ऑब्स्टेट्रिशियन के हम मेथर्जिन उसको ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये उसका ट्रीटमेंट होगा। और साथ में हमारे क्योंकि ब्लड लॉस ज्यादा हो चुका है, अगर उसका रीजन उसका प्लेसेंटा अंदर है कि उसका प्लेसेंटा अंदर रह गया है जो कि कम्स अंडर टिश्यू, 4 T's पढ़े थे ना हमने, तो उसमें एक टी था टिश्यू। तो टिश्यू मीन्स कि कोई ऐसा प्लेसेंटल टिश्यू जो कि उसके यूट्रस में रह गया हो, तो वो जब तक वो टिश्यू क्लीन नहीं होगा तब तक वो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो उसको क्लीन हमको करना है, तो क्लीनिंग के लिए हम मैनुअल रिमूवल करते हैं या हमने चेक डीएनसी करी बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन से। ठीक है, तो वो जब तक आपके साथ में एनेस्थेटिस्ट या आपके साथ कोई ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं है तब तक यू शुड नॉट परफॉर्म इट बाय योरसेल्फ। ठीक है,
तो इसका ये हो गया। और आपके पास में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो उन सबको देखने के लिए टाइम टू टाइम आप ब्लड टेस्ट करवाते रहें कि जैसे इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है। अब जैसे मैंने आज भी इसका ब्लड टेस्ट कराया, सीबीसी कराया, सीबीसी में हमको हीमोग्लोबिन पता चल गया, हमको पैक्ड सेल वॉल्यूम पता चल गया, जिसको कि कहा जाता है हेमेटोक्रिट वैल्यू, अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब टाइम टू टाइम आप अगर उसको अच्छे से देंगे और पूरा उसका जो है वो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जाए, आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दें, आप उसको एंटीबायोटिक्स दें, आप उसको रेस्टलेस है पेशेंट तो आप उसको रेस्ट करवाएं साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, आप उसको ट्रीटमेंट दें और इस तरह से आप पेशेंट को टाइम के साथ में आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा इन शॉर्ट मैंने आपको जो है वो पीपीएच के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ओके देन, ठीक, थैंक यू।